शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल खौफनाक कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। लिसनर्स, आज आप लोगों के लिए मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज़ लेकर आई हूँ। ऐसी खौफनाक कहानियाँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। सिलसिला शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानियों का। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी मोहम्मद अरसलान अवान गुजरांवाला से शेयर कर रहे हैं। आई एम एक्सट्रीमली वेरी सॉरी, कल मैंने इनकी सिटी का नेम गुजरात बताया था, ये गुजरांवाला से हैं। अरसलान कहते हैं कि आज आपके साथ मेरे एक दोस्त हैं अब्दुल्ला, उनकी ज़िंदगी में पेश आने वाली एक बहुत ही ज़्यादा ड्रामनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। आज से 4 साल पहले की बात है। अब्दुल्ला कहता है, हम लोगों ने रावली कैंट में एक बंगला हम लोगों ने परचेज़ किया। वो जो बंगला था वो एक केनाल से भी ज़्यादा अहाते पर बना हुआ था। काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत वो बंगला था। हम लोगों ने वो ख़रीद लिया। हम लोग जब उस बंगले में शिफ्ट हुए, अभी हम लोगों का पहला दिन ही था, तो हर किसी का वहाँ पर सेपरेट रूम था। ऑब्वियसली इतनी बड़ी कंस्ट्रक्शन थी, इतना बड़ा घर था। मेरे अम्मी अब्बू का अलग कमरा था, बहन भाइयों का सबका अलग अलग था, मेरा अलग था। एक मेरे भाई थे, मैरिड थे, वो अपनी फैमिली के साथ अपने कमरे में शिफ्ट हो गए। पहली रात की बात है, काफ़ी ज़्यादा हम लोग थके हुए थे। शिफ्टिंग में बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है, तो मेरी नेचर थी कि मुझे आदत थी मैं सोने से पहले मोबाइल यूज़ करता रहता था। जब मुझे बहुत ज़्यादा नींद आती थी तो मैं सब मोबाइल ऑफ़ करके सो जाया करता था। तो अपनी रूटीन के मुताबिक मैंने अपने कमरे की लाइट ऑफ़ की। सब अपने अपने कमरों में सो रहे थे। तो जैसे ही मैं मोबाइल यूज़ कर रहा था, बिल्कुल मेरे रूम में अंधेरा था। एकदम से मुझे अपने कमरे में से ऐसे आवाज़ आई जैसे मेरे कमरे में कोई क्लैपिंग कर रहा है, तालियां बजने की आवाज़ आने लगी। मैं एकदम से चौंका कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। मैंने अपने मोबाइल को साइड पर रखा और मैं उन आवाज़ों पर गौर करने लग गया। तो मुझे अजीब लगा। मैं फ़ौरन से उठा, मैंने लाइट ऑन की तो मेरे कमरे में कुछ भी नहीं था। मेरा रूम बंद था। मैंने दरवाज़ा लॉक किया हुआ था, तो अंदर तो कोई आ ही नहीं सकता था। फिर क्लैपिंग की आवाज़ कहाँ से आई? फिर मुझे लगा शायद मेरा वहम होगा। मैं मोबाइल पर कुछ देख रहा था तो मे बी वो आवाज़ हो और मुझे ऐसा लगा हो कि जैसे क्लैपिंग हो रही है, क्योंकि मैं एक मूवी देख रहा था। मैं फ़ौरन से दोबारा से अपने बिस्तर पर आया। मैंने दोबारा से मूवी प्ले की और मैं मोबाइल अपना यूज़ करने लग गया। अभी मैं मोबाइल यूज़ कर ही रहा था तो वो जो क्लैपिंग की वॉइस थी, वो पहले ऐसा लग रहा था कोई एक ताली बजा रहा है, लेकिन सडनली ऐसा महसूस होने लग गया जैसे 10 लोग हैं और वो इकट्ठे तालियां बजा रहे हैं। अब ये चीज़ बहुत ज़्यादा अजीब थी। मैं बहुत ज़्यादा डर गया। मैंने मोबाइल अपना पॉज किया, तब भी मुझे अपने कमरे में से तालियां बजने की आवाज़ आ रही थी। मैं फ़ौरन से उठा, मैं अपने कमरे से बाहर भागा, अपने अम्मी अब्बू के रूम के आगे आया। उनका दरवाज़ा बंद था। उनका दरवाज़ा मैंने खटखटाना शुरू कर दिया। जैसे उनका दरवाज़ा मैंने खटखटाना शुरू किया और मैं साथ साथ बोल रहा था, जल्दी दरवाज़ा खोलें। वो भी नींद से जाके दरवाज़ा खोला तो मेरी हालत देखी। मैं बहुत परेशान था। अभी मैं उन लोगों को ये बता ही रहा था कि मेरे कमरे में से तालियां बजने की आवाज़ आ रही है। इतने में मेरी बहन और जो मेरे भाई मैरिड हैं, वो लोग सारे ऊपर से भागते हुए नीचे आए। बहुत डरे हुए थे, बहुत घबराए हुए थे। उनसे पूछा कि आप लोगों को क्या हुआ है। उन लोगों का ये कहना था कि उन लोगों के कमरे में से तालियां बजने की आवाज़ आ रही है। सेम वही स्टेटमेंट, जैसे मेरे कमरे में से तालियां बजने की आवाज़ आ रही थी, वैसे उनके कमरों में से भी आ रही थी। और उसी टाइम मेरे अम्मी अब्बू ने भी कहा कि हम लोगों को भी महसूस हुआ है कि हम लोगों के कमरे में से तालियां बजने की आवाज़ आ रही है। अब सब ने एक ही बात की, किसी एक का वहम तो था नहीं। एक ही वक्त पर हर किसी के कमरे में से तालियां बजने की आवाज़ आ रही थी। सब बहुत ज़्यादा डर गए। उस वक्त हम लोग सारे अम्मी अब्बू के कमरे में ही चले गए कि पता नहीं ये क्या माजरा है। अभी तो हम लोगों को यहाँ पर पहला दिन है, इतना खूबसूरत ये घर है, हम लोगों ने इसको ख़रीदा है, तो ये आते साथ हमारे साथ क्या माजरा शुरू हो गया। इन्हीं बातों में सारी रात गुजर गई। फजर तक हम लोग बैठे रहे, डरे रहे। छोटी छोटी आहट पर हम लोग गौर कर रहे थे कि कहीं से कोई आवाज़, कहीं से कुछ ऐसा फ़ील ना हो जाए दोबारा। जब फजर का टाइम हुआ तो हम लोगों ने नमाज़ पढ़ी। उसके बाद हम लोगों ने कहा कि अब हम लोग सो जाते हैं। सारी रात के जागे हुए थे, हर कोई डिस्टर्ब था, सब अपने अपने कमरों में जाकर सो गए। 12 बजे के करीब जब हम लोग जागे तो जैसे जैसे सब जाग रहे थे, तो वो जागने के बाद का जो मंज़र था
उसने हम लोगों को हिला के रख दिया। हम लोग इतना शदीद डर गए। हम सब घर वालों के चेहरों के ऊपर ब्लैक कलर के निशान थे, वो काले निशान, काले धब्बे सिर्फ एक बंदे के चेहरे पर नहीं, सारे घर वालों के चेहरों पर थे। जैसे जैसे हम लोग एक दूसरे के चेहरे देख रहे थे, हम लोग डर गए कि हम लोगों के चेहरों को क्या हो गया। यहाँ तक कि जो मेरे भाई मैरिड हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे थे, उनके चेहरों के ऊपर भी वही काले निशान थे। हम लोग बड़े डरे कि ये कैसे हो गया रातों रात। हम लोगों के चेहरे तो फजर तक बिल्कुल ठीक थे सबके, अब सोने के बाद जागे हैं तो ये निशान कहाँ से आ गए। सब ने जाकर दोबारा से अपने फेस वॉश किए, लेकिन इसके बावजूद वो निशान नहीं गए। अब हम लोगों की हालत बहुत ज़्यादा गैर हो गई, हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए। फिर हम लोगों ने, अब्बू ने मशवरा किया, हम सब ने मिलकर। तो अब्बू के एक पीर साहब थे कराची में, उनसे ही हमेशा से दुआ वगैरह भी करवाया करते थे, दम वगैरह भी करवाया करते थे। वो कराची में होते थे। उनको फ़ोन किया तो पीर साहब से बात हुई, उन्हें सारा माजरा बताया कि नए घर में शिफ्ट हुए हैं, रात को ये हुआ है और सुबह जब सोकर जागे हैं तो सारों के चेहरों के ये हाल है। पीर साहब ने कहा कि ठीक है, वो आज ही हम लोगों के पास गुजरांवाला फ़्लाइट लेकर आ जाएंगे। 3 घंटे के बाद 3 घंटे की फ़्लाइट लेकर वो हमारे पास, तकरीबन 4-5 घंटे उन्हें लगे होंगे आने जाने में, वो आ गए हम लोगों के पास। जब वो पीर साहब वहाँ पर पहुँचे, वो आए, उन्होंने उस पूरे घर का A to Z विज़िट किया, हर जगह देखी, हर कॉर्नर देखा, हर जगह पर पढ़ाई करके देखा। तो वो बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे। पीर साहब ने हम सबको बिठाया और ये बात कही कि यहाँ पर सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। इस घर में एक नहीं, दो नहीं, हज़ारों की तादाद में जिन्नात हैं। 1-2 जिन्नात होते तो शायद मैं उन्हें कंट्रोल कर भी लेता, उन्हें मैं यहाँ से निकाल भी देता, अपने अमल के ज़रिए उन्हें मैं डरा के यहाँ से भेजने पर मजबूर कर देता। लेकिन यहाँ पर कोई एक जिन नहीं है, यहाँ पर हज़ारों की तादाद पर जिन्नात हैं। इतने जिन्नात हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। इस घर का कोई हिस्सा, कोई कोना, कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ पर जिन्नात नहीं है। उन्हें जिन्नात ने आप लोगों का ये हाल किया है। बेहतर यही है कि आप लोग ये घर जल्द अज जल्द छोड़ दें, वरना आप लोगों को नुकसान पहुंचाया जाएगा। अब्बू ने इनसे ये कहा कि अभी तो हमें 1 दिन हुआ है, इतनी जल्दी हम कैसे जा सकते हैं। अगर आप कोई बातचीत करें, कोई उनको समझाने की कोशिश करें कि हमें थोड़ा वक्त दे दें, हमें नुकसान ना पहुंचाएं, हम यहाँ से चले जाएंगे। जैसे ही हम लोगों को कोई और घर मिलता है हम लोग चले जाएंगे। अब सेम डे पर हम लोग फ़ौरन से घर कैसे छोड़ सकते हैं। पीर साहब ने कहा, मैं कोशिश करता हूँ, अगर तो कोई बात बनती है तो मैं आप लोगों को बता दूँगा, लेकिन ये अमल बहुत ज़्यादा सख्त होगा। हो सकता है इसमें जान का भी ख़तरा हो, और अगर मेरी जान को कोई नुकसान हो गया इस अमल के दौरान तो आप लोग मेरे नज़दीक मत आइएगा, क्योंकि उस वक्त हो सकता है मेरे उस लाश पर या मेरी उस डेड बॉडी के ऊपर जिन्नात का कब्ज़ा हो और वो आप लोगों को नुकसान पहुंचाए। सब बहुत डर गए। हम लोगों ने पीर साहब को बहुत मना किया कि आप ऐसा कोई अमल ना करें जिसमें आपको अपनी जान का भी ख़तरा है, क्योंकि ये तो नहीं है कि हम लोग आपकी जान ख़तरे में डालकर तो यहाँ पर रहना चाहेंगे। पीर साहब ने कहा कि नहीं, मैं एक दफ़ा बातचीत करने की कोशिश करता हूँ, शायद वो इस बात पर आ जाए। फिर एक खाली कमरे में वो पीर साहब चले गए। तकरीबन 1-2 घंटे के बाद वो वहाँ से बाहर निकले तो उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। ऐसे लग रहा था कि वो जैसे पसीने में नहाए हुए थे। चेहरे के तसुरात भी बहुत ज़्यादा वहशत ज़दा थे। तो पीर साहब ने ये कहा कि बड़ी मुश्किल के साथ 2 दिन का मुआहिदा तय पाया है। 2 दिन के अंदर अगर आप लोगों ने घर ना छोड़ा तो आपको नुकसान पहुंचा दिया जाएगा। यहाँ पर वो जिन्नात काबिज़ हैं और वो जिन्नात कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर किसी भी इंसान की वो दाखलत या किसी भी इंसान का आना गवारा करते ही नहीं। इन लोगों के चेहरों के ऊपर जो काले निशान हैं, ये इनकी मौत की अलामत थी। अगर ये लोग यहाँ पर रुकते तो हम लोग इनको ऐसी ऐसी बीमारियाँ और अजियतें देकर मारते कि ये लोग पछताते इस घर में आने के लिए। यहाँ पर आज तक जो भी आया वो ज़िंदा वापस नहीं जा सका। 2 दिन के बाद जैसे कैसे करके उसी दिन से हम लोगों ने ट्राई शुरू कर दी। जैसे करके हम लोगों को घर पता चला, हम लोगों ने 2 दिन में वो घर छोड़ दिया। लेकिन 2 दिन के बाद वो जो पीर साहब थे उनकी हालत बहुत ख़राब थी और पीर साहब ने ये कहा था कि जब तक आप लोग इस घर से नहीं निकलेंगे मैं नहीं जा सकता। अगर मैं यहाँ से निकला तो ये जिन्नात उन्हें भी नुकसान देंगे और हमें भी। अब पीर साहब भी वहीं पर थे हम लोगों के साथ, उनकी मौजूदगी में ही हम लोगों ने वो घर छोड़ा।
पीर साहब उस घर में बिल्कुल एंड पर रह गए थे, क्योंकि उनका ये कहना था आप लोग सब घर से जाएंगे तो फिर मैं घर से बाहर निकल सकता हूँ, क्योंकि यही मुआहदे में था उनके कि वो जिन्नात या तो जान के बदले जान लेंगे। वो ये कहते थे कि इन लोगों के आने से हमें नुकसान हुआ है, हमारे बहुत से जिन्नात मारे गए हैं, शायद सामान रखने के दौरान, शायद वहाँ पर शिफ्टिंग के दौरान, क्योंकि हम तो अपनी आंखों से नहीं देख सकते कि कहाँ कहाँ जिन्नात हैं कहाँ नहीं। तो वो लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, इसीलिए उन्होंने आते साथ अपनी मौजूदगी जाहिर कर दी कि हम लोग डर के भाग जाएंगे। वो जो पीर साहब थे उनकी हालत इतनी गैर हो गई कि जब मेरे अब्बू पीर साहब को घर से बाहर निकालने के लिए गए तो लॉन में वो इस तरह से गिरे पड़े थे, हम लोग समझे कि वो बेहोश हो गए हैं। पीर साहब ने हमें ये सारी बातें बता दी थी कि उनकी जान को ख़तरा हो सकता है, लेकिन ये नहीं पता था कि 2 दिन के बाद जब हम लोग ये घर छोड़ेंगे तो उनके साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। शायद उन्होंने वहाँ पर कोई अमल किया था या जो कुछ भी था, उन जिन्नात ने पीर साहब को मार दिया। हम लोगों को इस चीज़ का बहुत अफसोस हुआ। हम लोग ये समझ रहे थे वो बेहोश हैं, उनको बेहोशी की हालत में हॉस्पिटल लेकर गए। तो हॉस्पिटल लेकर जब गए तो पता चला कि उनकी डेथ हो गई है। हम लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर आज तक अफसरदा हैं कि हम लोग उनको ना ही बुलाते, वो वहाँ पर आए, उन्होंने वो अमल किया सिर्फ महज कि हम लोग वहाँ पर हमें 2 दिन मिल जाएं, क्योंकि फ़ौरन से निकलना हम लोग कहाँ जाते निकल कर, तो उनकी जान को भी नुकसान हो गया। लेकिन उन जिन्नात ने हमें कोई भी जानी नुकसान नहीं दिया, वो पीर साहब को उन्होंने जानी नुकसान दे दिया। हम लोगों के चेहरों के ऊपर वो जो निशान थे वो आहिस्ता आहिस्ता मिटने लग गए। वो जो जगह है वो आज भी है, आज भी उतनी ही आसेब ज़दा है। ये बिल्कुल सच्ची बात है, इसमें कोई झूठ नहीं है। उसके बाद बहुत से लोगों ने वहाँ पर जाने की कोशिश की, अपने तौर पर वहाँ पर गए, रहने की कोशिश की, रेंट पर लेने की कोशिश की, तो उन लोगों में से कोई भी वहाँ से खैरियत से नहीं निकल सका, किसी न किसी की डेथ हो जाती थी। तो ये आज से 4 साल पहले की स्टोरी थी। अगर कोई भी वहाँ पर जाना चाहे तो गुजरांवाला में, रावली कैंट में वो मशहूर तरीन वो जगह है, जो भी जाना चाहे जाकर उसको देख भी सकता है। हम लोगों में तो दोबारा हिम्मत नहीं हुई कि हम लोग उस तरफ जा भी सकें। तो ये एक स्टोरी थी जो मोहम्मद अरसलान ने गुजरांवाला से शेयर की। बहुत शुक्रिया अरसलान आपका। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी नुशाद हुसैन शेयर कर रहे हैं इंडिया से। नुशाद कहते हैं हम लोगों का गांव इंडिया में शाहजहानपुर है, और मैं आज आपके साथ एक ऐसी कहानी शेयर करना चाहता हूँ जो मेरे अब्बू ने मेरे साथ शेयर की है। आज से 25 साल पहले की बात है। अब्बू लोगों का जो गांव है हम लोगों का शाहजहानपुर, इससे थोड़ा ही दूर एक और गांव है जिसका नाम है मन्नापुर। मन्नापुर में मेरे अब्बू किसी काम के सिलसिले में गए थे। आज से 25 साल पहले की बात है। वहाँ पर एक बहुत बड़ी हवेली थी। उस हवेली में उन्हें किसी काम के सिलसिले में जाना था। वहाँ पर उस हवेली में ही उनका स्टे था। काफ़ी बड़ी वो हवेली थी। उस हवेली में और भी लोग रहते थे। वहाँ पर एक फैमिली भी थी जिनमें बीवी हस्बैंड वाइफ थे, उनके बच्चे थे 2। इसके अलावा और भी कुछ लोग थे जो वहाँ पर रहते थे। एक कमरे में एक पंडित जी भी रहते थे जो उस हवेली की देखभाल किया करते थे और वहाँ के सारे इंतज़ामात देखा करते थे। उसी हवेली में एक कमरा मुझे भी दे दिया गया। मेरा उस हवेली में पहला दिन था। वहाँ पर जिस काम के सिलसिले में भी मैं गया था, वो काम करने के बाद जब मैं कमरे में सो रहा था तो आधी रात का टाइम हुआ, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जिस तरह से मेरे कमरे में कोई आया है और कोई चल फिर रहा है। मैं नींद में था, मुझे लगा कि शायद मेरा वहम होगा, बाहर कोई चल फिर रहा होगा। तभी एकदम से मुझे किसी के गुर्राने की आवाज़ आई और कोई तेज़ी के साथ किसी ने मेरे ऊपर हमला कर दिया। मैं सोया हुआ था, मेरा गला किसी ने पकड़ लिया। जब मेरी आँख खुली तो मैं क्या देखता हूँ, एक बहुत ही ज़्यादा डरावने चेहरे वाला बूढ़ा शख्स है जिसके सफ़ेद बाल हैं और वो खुले हुए हैं। उसका चेहरा बहुत भयानक था। वो मुझे बहुत ज़ोर से गले से दबा रहा था। मैंने उसे छुड़वाना चाहा तो उसने मुझे बहुत ज़ोर से चारपाई से नीचे धकेल दिया और एकदम से जैसे वो भागता हुआ वहाँ से बाहर निकला कमरे से। मैं उसके पीछे भागा कि तुम कौन हो, रुको। उस कमरे से जब मैं बाहर भागा तो मैंने देखा कि वहाँ पर
जो फैमिली जिन कमरों में रहती थी, वो बूढ़ा शख्स मुझे उन कमरों की तरफ भागता हुआ दिखाई दिया। मेरे ऊपर वो हमला हुआ, मैं बहुत ज़्यादा डर गया। मैं फ़ौरन से वो जो पंडित थे उनके कमरे में गया। वो सो रहे थे, उनको जगाया, उन्हें सारी बात बताई कि यहाँ पर अजीबोगरीब काम हुआ है। मैं सो रहा था तो मेरे ऊपर किसी बूढ़े शख्स ने हमला कर दिया है। तभी दूसरे कमरों में से भी शोर बरपा हो गया। वहाँ पर सोए हुए लोगों के ऊपर भी उसी बूढ़े ने हमला कर दिया। वो कौन था, कहाँ से आया, कोई नहीं जानता। एकदम से वो पूरी हवेली में था ही नहीं, गायब हो गया। हमने जब पंडित साहब से ये बात की तो पंडित साहब ने मेरे फादर की बात सुनकर सुनी अनसुनी कर दी। उन्होंने उनसे ये कहा कि आप यहाँ पर कोई पूजा पाठ करें और पता लगाएं कि आखिर ये कौन है जो रात को सोते हुए लोगों के ऊपर आकर हमला कर रहा है। हम लोगों ने सबने मिलकर पूरी हवेली का चप्पा चप्पा छान मारा है, हमें कहीं कोई बूढ़ा शख्स नज़र नहीं आया। पंडित साहब ने फिर भी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया। अब्बू ने जैसे कैसे करके, वो कहते हैं कि मैंने वो रात वहाँ पर गुजारी क्योंकि मजबूरी थी। अब रात को तो मैं उस गांव से बाहर जा नहीं सकता था। सारी रात उन्होंने वो रात जाकर गुजारी, कमरे का दरवाज़ा बंद करके वो जागते रहे कि कहीं मैं दोबारा सोऊंगा तो वो दोबारा मेरे ऊपर हमला आवर ना हो जाए। सुबह जब हुई तो मेरे अब्बू ने उनसे कहा पंडित साहब से जाकर कि मुझे यहाँ पर नहीं रहना, क्योंकि पहली रात ही मेरे ऊपर हमला हो गया। पता नहीं यहाँ पर क्या मामलात हैं, क्या मामलात नहीं हैं। आप ना कुछ करते हैं, ना कुछ बताते हैं, और ना ही इस बारे में आपने कोई राय दी है। उन लोगों के ऊपर भी हमला हुआ है जिनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं। तो ये बात करके गुस्से से मेरे अब्बू वहाँ से बाहर निकल आए। जब वो वहाँ से उस गांव में से निकल रहे थे तो वहाँ पर एक दरख्त के नीचे उन्हें एक बूढ़ा शख्स नज़र आया। अब्बू ने वो थक के वहाँ पर बैठ के पैदल चल कर आ रहे थे। तो जब वहाँ पर बैठे तो बूढ़े शख्स ने पूछा कि तुम कौन और कहाँ से आ रहे हो। अब्बू ने बताया कि मैं फ़लाँ गांव से हूँ और यहाँ पर मैं किसी काम के सिलसिले में आया था और इस हवेली में रुका हुआ था, लेकिन रात को वहाँ पर ये माजरा हुआ है मेरे साथ। एक बहुत ज़्यादा भयानक चेहरे वाला बूढ़ा शख्स था जिसने मुझे मारने की कोशिश की और मुझ पर ही नहीं दूसरे लोगों पर भी हमला हुआ है। उस आदमी ने ये कहा कि अच्छा तुम ये फ़लाँ हवेली की बात कर रहे हो। अब्बू ने कहा हाँ, उसी हवेली की बात कर रहा हूँ। जिस पर उस शख्स का ये कहना था वो हवेली आज सेम सतह है और वहाँ पर एक बूढ़ा जिन आज से नहीं काफ़ी अरसे से फिरता है। बहुत अरसा पहले की बात है, जब ये हवेली नहीं बनी थी तो यहाँ पर बहुत बड़े खेत खलिहान होते थे। किसी को भी उन खेतों के मालिक का नहीं पता था, लेकिन उस जगह की रखवाली, उस खेत की रखवाली एक बूढ़ा आदमी किया करता था। उस बूढ़े आदमी को कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा फोर्सफुली कहा कि वो ज़मीन, वो खेत उनके नाम कर दे, लेकिन उस बूढ़े आदमी ने उनके नाम नहीं किया और ना ही उनको उसके ऊपर कब्ज़ा करने दिया। तो उन लोगों ने उस बूढ़े आदमी को रातों रात मार के, उसका कत्ल करके यहीं पर खेत में ही एक दरख्त के पास लटका दिया था। सारे गांव ने उसको वहाँ पर लटके हुए देखा था। उसके मरने के बाद वो जगह सेब ज़दा हो गई। वहाँ पर बहुत ज़्यादा डरावने चेहरे वाला एक बूढ़ा जिन हर किसी को नज़र आने लग गया। अब वो उस खेत में रखवाली करने वाले उस बूढ़े से रिलेटेड कोई मखलूक थी या जो भी था। उसके बाद से जब वहाँ पर हवेली बनी तो हवेली बनने में भी बहुत सी परेशानियाँ आई। बड़ी मुश्किल से ये हवेली बनी और वो जो पंडित हैं उनको सारी बात का पता है, वो सब कुछ जानते हैं। वो चाहकर भी उस जिन को वहाँ से नहीं निकाल सकते। ये सारी बात जब मेरे अब्बू ने सुनी वो बहुत ज़्यादा डर गए और वापस आए। उन्होंने ये बात आकर घर वालों को बताई, अम्मी को बताई। मेरी अम्मी ने भी मुझे ये बात सुनाई थी और मैंने जब अब्बू से ये बात पूछी तो उन्होंने भी बिल्कुल इस बात की तस्दीक की और कहा ये सारा वाक़या उनके साथ हुआ था। ये एक स्टोरी थी मेरे अब्बू की ज़िंदगी की जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया नुशाद हुसैन आपका। बढ़ते हैं एक और ख़ौफनाक कहानी की तरफ। ये ख़ौफनाक कहानी राहील शेयर कर रहे हैं भुलवाल से। राहील कहते हैं मैं भुलवाल का रहने वाला हूँ और आपके साथ हम लोगों के घर में पेश आने वाली एक बहुत ज़्यादा ड्रावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। आज से तकरीबन 15 साल पहले की बात है। हम लोगों के घर में हम लोगों की दादी अम्मा की बहन भी रहा करती थी। जब दादी अम्मा ज़िंदा थी वो दोनों बहनें शुरू से हम लोगों के साथ थी। फिर दादी अम्मा फ़ौत हो गई तो उनकी जो बहन थी वो भी हम लोगों के साथ ही रहती थी। वो काफ़ी ज़्यादा इबादत गुजार थी। अक्सर वो हमें समझाया करती थी कि हम लोगों के घर में एक कमरा था, छोटा सा कमरा था, किसी ख़ास इस्तेमाल में भी नहीं था, बस कुछ सामान वगैरह रखा हुआ था वहाँ पर। तो हमें मना करती थी वहाँ पर जाकर मत खेला करो, वहाँ पर जिन्नात हैं। तो हम लोग दादी अम्मा से पूछते थे कौन से जिन्नात हैं, हमें तो कभी जिन्नात नज़र नहीं आए, ये है वो है। तो दादी अम्मा ख़ुद उस कमरे में अक्सर जाया करती थी। तो
एक दो दफ़ा दादी अम्मा जब उस कमरे में गई तो वहाँ से वापस निकली तो उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी। हम लोग उन्हें भी फिर समझाते थे, जब आप हमें मना करती हैं तो आप खुद उस कमरे में क्यों जाती हैं। जिस पर वो ये कहती थी कि मैं उन्हें समझाने जाती हूँ। हम उनसे पूछते थे किन्हें समझाने जाती हैं, तो कहती थी मैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा डरावने चेहरे वाले जिन्नात हैं, एक औरत है, उसके बच्चे हैं, उनको समझाने जाती हूँ कि मेरे बच्चों को तंग ना करो, इनको डराया मत करो, क्योंकि जब रात होती है तुम लोग सो जाते हो तो वो लोग बाहर निकलते हैं, यहाँ पर सहन भी खेलते हैं। वो औरत बाकायदा चलती फिरती है, मेरे कमरे के पास भी आती है और मैं उसको मना करती हूँ। और अब मैं उसको मना करके आई हूँ कि अगर तुमने तंग किया तो मैं भी तुम्हें तंग करूँगी, मैं तुम्हारे कमरे के पास बैठकर कुरान पाक पढ़ूँगी। तो हमने दादी अम्मा को समझाया कि अगर वहाँ पर कोई जिन्नात हैं भी सही तो आप उनसे क्यों ज़िद लगाती हैं, आप ना जाया करें वहाँ पर, और आपने वहाँ पर बैठकर कुरान पाक नहीं पढ़ना। काफ़ी ज़ईफ़ थी वो, लेकिन हमें कभी कभी लगता था कि उनको वहम है, काफ़ी बूढ़ी हैं तो ऐसी बातें करती हैं। एक दफ़ा सर्दियों का ही मौसम था तो जैसे सहन में धूप आती है, वो कमरा बिल्कुल कोने वाला था, वहीं पर बाहर बैठकर वो कुरान पाक पढ़ने लग गई। अम्मी ने भी उन्हें बड़ा समझाया, हम लोगों ने भी मना किया, तो वो कहने लगी कि नहीं, मैं कौन सा कमरे में पढ़ी हूँ, मैं तो बाहर बैठकर ही पढ़ी हूँ, बिल्कुल उस कमरे के सामने। तकरीबन 2-3 दिन उन्होंने उस कमरे के सामने बैठकर कुरान पाक पढ़ा तो उन्हें बहुत सब बुखार हो गया, बहुत तबीयत ख़राब हो गई। उसी शाम उनकी डेथ हो गई सिर्फ बुखार से। इतनी हालत उनकी ख़राब हुई थी कि बाकायदा ऐसे लग रहा था जैसे उनकी गर्दन के ऊपर निशान है, उनके ऊपर किसी ने हमला किया है। तो वो फ़ौत हो गई। हम लोग सब बहुत रोए, हम लोगों को यकीन ही नहीं आ रहा था। फिर हम लोगों को ऐसा लगा कि शायद वो जो बातें कर रही थी कहीं वो सच ना हो, हम लोग डरने लग गए। जब उनको दफना कर आए तो उससे अगली रात की बात है, अभी कुछ मेहमान थे, तकरीबन 2-3 दिन गुजरे, जब सारे मेहमान चले गए तो हम लोगों को अजीब अजीब महसूस होने लग गया। रात के टाइम सोए होते थे तो ऐसा लगता था कि कोई घर में चल फिर रहा है, बहुत डर लगता था। तो एक दफ़ा आधी रात का टाइम हुआ तो हम लोगों के दरवाज़े पर आधी रात को बेल बजने लग गई। तकरीबन 2:30-3 बजे का टाइम था। आज तक हम लोगों के घर में इतनी रात को कोई नहीं आया। तो हम लोग जाग के बेल की आवाज़ सुन के सबने एक दूसरे से पूछा कि पता नहीं बाहर कौन आया कौन नहीं। अब्बू भी बरामदे में खड़े थे तो मैं और अब्बू हम लोग गेट के पास गए। हम लोगों ने पूछा कि बाहर कौन है, किसने बेल बजाई है। तो एक औरत थी, बड़ी अजीब आवाज़ में बोली और कहने लगी मैं मुसाफिर हूँ, मुझे भूख लगी है, खाना दे दो। अब्बू ने कहा कि ये कौन सा टाइम है किसी के घर से खाना मांगने वाला, रात के 3:30 बजे 2:30 बजे तुम खाना मांगने आ रही हो, जाओ सुबह आना जो भी चाहिए तुम्हें। अब्बू ने ये कहा तो हम लोग अंदर वापस आ गए। उसके बाद हम लोगों को अपने घर में से रोने की आवाज़ें आने लग गई, किसी औरत के रोने की आवाज़ें। हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए कि ये रोने की आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। अब जब फजर की अज़ान हुई तो रोने की आवाज़ें बंद हो गई। हम लोग डरते डरते जाके हम लोगों ने घर में देखा तो वो जो वही कमरा था उसका दरवाज़ा खुला हुआ था, जबकि हम लोगों ने उसको बाहर से कुंडा लगाया हुआ था। वो कैसे खुला हम लोगों को नहीं पता। और पूरे घर में अजीब तरह की खुशबू महक रही थी, जैसे चमेली के फूल होते हैं। हमारे घर में कोई चमेली का पौधा नहीं था। तो हम लोग डर गए। सुबह जब मेरे अब्बू फजर की नमाज़ पढ़ने मस्जिद में गए, अब्बू ने मौलवी साहब को सारी बात बताई। मौलवी साहब ने कहा कि वो हम लोगों के घर आएंगे। 8 बजे मौलवी साहब हम लोगों के घर आए, सारे घर का जायज़ा लिया। तो उनका ये कहना था कि ये जो कमरा है यहाँ पर जिन्नात है। उन्हीं जिन्नात ने उन बूढ़ी अम्मा को मारा भी था और उनका ये कहना था कि इस कमरे को हमेशा के लिए बंद कर दें, इस कमरे को मत खोलें, कोशिश करें कि इस कमरे के बाहर भी ना बैठें, ज़्यादा इसके करीब जाकर ना बैठें, क्योंकि वो जिन्नात जो हैं वो बदले पर उतर आए हैं। जैसे उन्होंने उन बूढ़ी अम्मा को मारा है वो किसी को भी मार सकते हैं। फिर हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए। उस कमरे को हमने लॉक कर दिया, उस कमरे के पास हम लोग नहीं जाते थे। इसके बावजूद उस कमरे के अंदर से हम लोगों को बाकायदा आवाज़ें आती थी, जैसे वहाँ पर कोई मौजूद है, कोई चलता फिरता है, कोई उठता बैठता है। उस कमरे में से जैसे कोई सामान भी नहीं था, कुछ टूटी फूटी चीज़ें पड़ी थी, उनको कोई घसीटता है। वहाँ से रात के टाइम खाना पकने की खुशबू आती थी, चाय बन रही होती थी। आधी रात के टाइम घर में से ऐसे खुशबू आती थी। फिर हम लोग तकरीबन 1 साल और उस घर में रहे। फिर हम लोगों ने वो घर सेल कर दिया और हम लोगों ने रेंट पर एक नया घर ले लिया, क्योंकि हम लोगों को इतना डर लगता था, इतना खौफ आता था कि हम लोग वहाँ पर जाकर भी नहीं रह सके। ये हम लोगों की ज़िंदगी की एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की।
बहुत शुक्रिया राहिल आपका। लिसनर्स, ये थी आज की खौफनाक कहानियाँ। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी roshinveer57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। हॉरर उर्दू सेंटर पर MA राहत का नावल 100 साल पहले की आज सेकंड एपिसोड थी, उसको ज़रूर विज़िट करिएगा। बहुत ज़्यादा ट्रॉमा नावल है, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। हॉरर शॉर्ट्स को भी जाकर सब्सक्राइब करें। हॉरर शॉर्ट्स में आपको खौफनाक कहानियों के भी हॉरर शॉर्ट्स देखने को मिलेंगे और हॉरर नॉवेल्स के भी हॉरर शॉर्ट्स मिलेंगे, उसको भी विज़िट करें और ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी ढेरों दुआ में मुझे, मेरी फैमिली को ज़रूर याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।